हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर स्टेट रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश का पॉलिटिकल सेटअप होगा, मतलब अगर सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही पार्टी की सरकारें होंगी तो सेंटर और स्टेट रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार होगी तो थोड़े से क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन बंगाल की गवर्नमेंट से हमेशा उसका क्राइसिस ही चलता रहता है। क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहाँ सरकारें बीजेपी की हैं वो ऑर्डर भी फॉलो करती हैं, वो सारा कुछ सारी जितनी पॉलिसीज यूनियन गवर्नमेंट उन्हें बना कर देती है वो मान भी लेती हैं। कई बार स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रोग्राम अपनाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज अपनाएंगे तो क्रेडिट उनको जाएगा काम करवाने का, और हमें जनता क्रेडिट नहीं देगी हमारी पॉलिटिकल पार्टी को। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि सेंटर की सरकार अगर कमज़ोर होती है, मतलब उसको संसद में फुल बहुमत ना मिले सरकार बनाने के लिए, जैसे 545 सीटों का ½ + 1 उनको ना मिले, ऐसी सरकार जो राज्यों की क्षेत्रीय दल जो हैं रीजनल पार्टियों के सहारे ही सरकार चल रही है, तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमज़ोर हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करती या उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है। जैसे एक बार कोएलिशन की गवर्नमेंट थी हमारे देश में, एक ग्रांड अलायंस बना था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, और उस टाइम ममता बनर्जी जो है तेल मंत्री होती थी, मतलब रेलवे मिनिस्टर होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तेल की कीमतें बढ़ गई, ममता बनर्जी ने अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि वो दूसरी पार्टी की थी और कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। कोएलिशन गवर्नमेंट को दबाया जा सकता है, प्रेशर में डाला जा सकता है कि हमारे लिए काम कीजिए। जैसे एक बार जो ये आपकी तमिलनाडु की सरकार थी, ममता बनर्जी जो अभी जयललिता की डेथ हुई है, वो उसकी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बड़ा प्रभाव डाला था कि जो श्रीलंका है उसमें तमिलों के साथ जो विरोध, जो अत्याचार हो रहे हैं, भारत की गवर्नमेंट को उनको दखल देना चाहिए, प्रेशर डाला गया था। क्योंकि उस टाइम कोएलिशन की गवर्नमेंट जयललिता के सहारे चल रही थी, जयललिता ने समर्थन दिया हुआ था सीटों का। तो इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन पर तो आधारित है ही, साथ में यूनियन गवर्नमेंट कैसी है इस पे भी डिपेंड करते हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट मजबूत है, राज्यों की सरकारें उनका ऑर्डर फॉलो करती हैं, उसके सबऑर्डिनेट होकर काम करती हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट अगर कमज़ोर है, फुल मेजोरिटी के साथ बहुमत में नहीं है, तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट उन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती है, फिर सही ढंग से फैसले ये गवर्नमेंट नहीं ले पाती। ठीक है, तो इस तरह से कल हम लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे। लैंग्वेज पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी भाषाएं, जैसे 22 भाषाएं थी हिंदी के साथ साथ, हमने उनको अपने संविधान में रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइजेशन दी है, और राज्यों को ये छूट दी है कि आप अपने हिसाब से जो भी भाषा अपनाना चाहते हैं अपनी मदर टंग और हिंदी इंग्लिश में से, उसके में आप ऑफिशियल काम कर सकते हो। कंटिन्यू टू द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। Proportion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak in different language। अब ये साबित हो गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भी भाषा इम्पोज नहीं कर सकती, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जहाँ दूसरी भाषा के लोग रहते हों
वो अपनी मदर टंग में, उनको इजाज़त है कि वो अपनी मदर टंग में अपने ऑफिशियल काम कर सके, पढ़ाई कर सके, नौकरी कर सके, पेपर लिख सके। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका। और अगर हमने ये फ्लेक्सिबल लचीलापन अपना लिया तो ठीक हुआ, नहीं तो हमारे देश में भी एक भाषा को लेकर नहीं 22-23 भाषाओं को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते, श्रीलंका जैसी स्थिति, गहराई युद्ध जैसी हमारी हो जाती। सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे कैसे हैं? रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग इन द प्रैक्टिस। सेंटर स्टेट रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका फेडरलिज्म सिस्टम कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथन है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क्स इन रियली डिपेंड ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड द लीडर फॉलो दीज अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बातें लिख दी जाती हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या रूलिंग पार्टी हैं या उनके लीडर्स हैं, वो देखते हैं कि ये संविधान में जो प्रोविज़न है उनको हमें कैसे अपनाना है, उनको कैसे फॉलो करना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट। हमारे देश में क्या हुआ, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1946 में उससे पहले इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस पार्टी को सारे देश में बहुमत था, तो 1947 में इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री और अन्य जो थे उनको मिनिस्टर बना दिया गया। 1952 में फिर दोबारा इलेक्शन हमारे यहाँ हुए, 1952 में, 57 में, 1962 में, क्योंकि हमारे देश में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और 67 में। एक ही पार्टी का डोमिनेशन रहा, एक ही पार्टी हमारे यहाँ शासन करती रही और वो थी कांग्रेस पार्टी। और एक नेहरू जी एक लोकप्रिय लीडर के रूप में हमारे देश में प्रधानमंत्री बने रहे। कुछ समय के लिए 1967 से लेकर 1977 तक फिर इंदिरा गांधी शासन करती रही, और 2 साल को छोड़कर यहाँ 2 साल 1977 में 1977-78-79 में बीजेपी की जनता पार्टी की सरकार आई, कुछ देर चली, और उसके बाद फिर 1984 तक कांग्रेस पार्टी 1989 तक कांग्रेस पार्टी रही। मतलब ये है कि ज़्यादातर ये 15 साल छोड़कर जो मोदी सरकार के हैं, 10-12 साल, अभी तो 15 हुए नहीं हैं, इनको छोड़कर जो शासन रहा, और बीच में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के छोड़ दें तो हम मोस्टली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही रही। और इस पार्टी कांग्रेस की पार्टी थी तो स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही पार्टी थी, तो हमारे यहाँ फेडरेशन सिस्टम कोई ज़्यादा सी बड़ी बात हुई नहीं, कोई बड़ी स्टोरी नहीं हुई कि राज्य बाहर निकलने की कोशिश करे। एक और घटनाएं हुई हैं पंजाब में, तमिलनाडु में, या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इतना नहीं था कि हमारा संघ टूट जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के मजबूत होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट और एक ही सरकार होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट सही ढंग से फेडरलिज्म सिस्टम हमारी चलाती रही। कई बार क्या होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर अनकंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। दिस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन फिर भी क्या होता है हमारे देश में, कई बार जैसे बहुमत आ जाता है किसी पार्टी का, प्रचंड, मतलब मेजोरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे वर्तमान में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 273 लोगों की ज़रूरत है, एमपी की ज़रूरत होती है, लेकिन बीजेपी की सरकार के पास 303 सीटें आई हैं, और इससे पहले कांग्रेस के पास 1952 में 364, 372, 375 इतनी सीटें आती थी। तो ये इसे बोलते हैं प्रचंड बहुमत, कि ऐसी सरकार जो कुछ भी कर सकती है। ऐसी सरकारें कभी भी अगर किसी दूसरी स्टेट में, जैसे केरला है, बंगाल है, पंजाब है, इनमें हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरी सरकारें रही, दूसरी पार्टी की, तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी सरकारों को हटाने की कोशिश करती है जो दूसरी पार्टियों की। मान लो अभी राजस्थान में क्राइसिस चल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो ऐसी सरकार जिसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रही हो, भारत के संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 356 में। ये आर्टिकल सारे ध्यान से सुन लेना भाई, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है ये।
आर्टिकल 356 में यह प्रावधान है कि अगर कोई भी राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ना चल रही, और ये कौन बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रही है? राज्यपाल बताएगा। और राज्यपाल हमेशा सेंटर का ही एजेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। अगर वो लिख के दे दे कि जी ये सरकार सही ढंग से नहीं चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रही, तो उसको डिसमिस किया जा सकता है। पहले तो ये भी नहीं था कि कोर्ट में जा सकते हैं, आप तो कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपकी सरकार डिसमिस होती है। तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ का मिसयूज करती है। इस आर्टिकल जो 356 आर्टिकल है, इसका मिसयूज करके उन सरकारों को हटा देती है जो दूसरी पार्टियों की होती है। कोएलिशन गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं होती कि वो हटा दे, क्योंकि वो तो उन्हीं के सहारे चल रही होती है। लेकिन जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार होती है, फुल मेजोरिटी वाली सरकार होती है, वो ऐसा करती हैं। ये फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। और हमारे देश में इस आर्टिकल का सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा सरकारें गिराई गई हैं। एक बार तो 1972 में इलेक्शन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इससे पहले स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे 1971 में। 9 राज्यों में दूसरे राज्यों की सरकार थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार थी। जैसे ही 1972 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ आई, 9 राज्यों की सरकारों को हटा दिया गया, मतलब बिना किसी कारण से। All this change significantly after 1990. This period saw the rise of regional political party in many states of the country. 1990 के बाद अचानक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बदल गया। क्यों? 1990 के बाद कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद कभी भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई। जितनी बार भी कांग्रेस आई वो कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ आई। 207 सीटें मिल गई, 165 सीटें मिल गई, 185 सीटें मिल गई, दूसरों से गठबंधन कर लिया, और इस तरह से मनमोहन जी 10 साल निकाल गए पीछे, गवर्नमेंट बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। 1990 के बाद ना तो कोई कांग्रेस का उत्थान हुआ और ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो कांग्रेस की जगह ले सके और प्रचंड बहुमत के साथ आ सके। 2014 तक हमारे देश में ऐसा ही रहा, 24-25 साल हमारे देश में ऐसा रहा, और हमारे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट आई। कोएलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ जब बहुमत ना मिले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो दूसरों से गठबंधन कर लेती है, कोएलिशन कर लेती है, और इस तरह से सरकारें बनती है। एट दी सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए सभी सीटों की टोटल सीट की 1/2+1 चाहिए, वो नहीं मिली। द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। जो मुख्य पार्टी है उन्होंने गठबंधन कर लिया बहुत सारी पार्टियों से मिलकर, और उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टी भी शामिल थी। द्रविड़ मुनेत्रम कड़घम, डीएमके, अन्ना डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, बहुत सारी पार्टियां, भारत जैसे हरियाणा की इनेलो पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल था, बाल ठाकरे की शिवसेना थी, ये सारी, तेलुगु देशम पार्टी थी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, ये सारी रीजनल पार्टियां थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाने के लिए जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उसको क्या देती थी, सपोर्ट करती थी, और वही फिर राज्यों में भी सरकार चलाते थे। तो राज्यों के मुख्यमंत्री उस प्रधानमंत्री पर दबाव डालते जो प्रधानमंत्री उनकी सहायता से प्रधानमंत्री बना। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद उनके दया पर प्रधानमंत्री बना हो, वो उसकी रिस्पेक्ट स्टेट करती नहीं है। पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और इस तरह से इस समय ज़्यादा स्वायत्त हो जाते हैं राज्य। दिस ट्रेंड वाज, ये देखो पहले इंदिरा गांधी के टाइम ये स्थिति थी, जो मुख्यमंत्री ऐसे भीख मांग रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पावर थी, उसे कोई किसी से कोएलिशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री उसी पार्टी के होते थे, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के ही, और दूसरे भी होते तो ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो ये कटोरे ले लेके आए हुए हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि अपने राज्य के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि पैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। जितने भी सोर्स हैं इनकम के वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और इसी वजह से हमारा देश के फेडरलिज्म को कहते हैं कि ये सेंटर ओरिएंटेड है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे हैं तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे के लिए भीख मांगने जाते हैं। भीख क्या मतलब, सॉरी ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, वो ग्रांट मांगते हैं ताकि अपने राज्य का विकास कर सके और अपनी जनता के सामने ये दिखाएं कि हमने काम किया है। उसके बाद देखो, ये अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र है, भारत रत्न अवार्डी थे, वो अभी पीछे उनकी डेथ हुई थी। तो इनको फुल बहुमत नहीं मिला। 1996 से ये सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। 96 में इलेक्शन हुए, 97 में इलेक्शन हुए और फिर 98 में इलेक्शन हुए। तो इस तरह से 98 में फिर उनको थोड़ा बहुत बहुमत मिला और इन्होंने सरकार बनाई। एक बार तो एक वोट से सरकार गिर गई थी। तो ऐसे बहुत सारे जैसे दिखाए गए हैं, ये जयललिता है, ये चंद्रबाबू नायडू है, ये लालू प्रसाद यादव है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके सहारे ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और देखो पसीने की बूंदें आई हुई हैं कि ये मान नहीं रहे कहना इसका, और किस तरह से उनको सेटिस्फाइड करने में वो लगे हुए हैं। कार्टून में बहुत कुछ छुपा होता है, ऐसी बात नहीं। Supported by a major judgment of Supreme Court could not made it difficult for the central government to dismiss state government in the arbitrary manner। लेकिन अब मैंने बताया कि पहले तो 356 जब लागू करते थे, कोई भी राष्ट्रपति इसको स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, उसको कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन अब कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट अगर निरंकुश तानाशाही से वो सरकार गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाई गई हो, तो उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, दोबारा से सरकार बनाई जा सकती है। Thus federal power sharing is more effective today than it was the early year after the constitution come before। मतलब फेडरल सिस्टम अब मजबूत है, राज्यों को अब ज़्यादा पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से ज़्यादा। अब हमारे देश में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देख लो आप, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार, भारत के दिस सेंसस रिकॉर्ड मोर देन 13,000 लैंग्वेज हमारे देश में बोली जाती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं आई, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ऐसी भाषाओं के नाम बताएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज उनको माना गया है, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। ठीक है, ये हिंदी ग्रुप की भाषाएं हैं। और इसके अलावा 121 मेजर भाषाएं हमारे देश में, 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल्स में जगह दी गई है, जिसमें इसे कहते हैं हमारे यहाँ शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड भाषाएं बोलते हैं। शेड्यूल्ड भाषाएं वो होती हैं जो 18वीं अनुसूची में दी गई हैं, 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, 22 भाषाएं। और नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो होती हैं जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख लेना, मैंने 4 भाषाएं बता दी हैं ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे मेजर भाषाएं कौन कौन सी हैं जो बोली जाती हैं। तो 2011 में सेंसस हुई थी, उसके अनुसार 44% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी हमारी एक मेजर भाषा है, ठीक है। और हिंदी एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, द टोटल नंबर वाज स्टिल लेस देन 50%। फॉर इंग्लिश ओनली 0.02
ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं 0.02 और दूसरी बोलते हैं अपनी मदर टंग। ये देख लेना ये कौन कौन सी भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। तो हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा 44%, ओके 43 पॉइंट कुछ है इसमें। उसके बाद बोली जाती है आपकी बंगाली। कहाँ कट गई बंगाली, इसमें दिख नहीं रही, लेकिन बंगाली बोली जाती है 7 पॉइंट कुछ है, आप देख लेना इसको किताब में। और उसके बाद जैसे आपकी बोली जाती है तमिल, तेलुगु, ये ठीक है, मराठी, ये भाषाएं हैं जो मेजर हैं जो भारत में बोली जाती हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ भाषा पर विवाद हुआ, ठीक है। और भूख हड़ताल करके एक श्री रामा लल्लू पट्टू, तो उनकी तो डेथ ही हो गई थी, और उन्होंने आंध्रा नामक एक नई स्टेट बनवाई जो तमिलनाडु मद्रास स्टेट से निकली थी। तो ये उस एक कमीशन बिठाया गया था ताकि इस मैटर पर सरकार को सलाह दे सके। उसने इसे बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। वैसे तो ये 1952 में सेटअप किया, 1953 में इसने काम शुरू किया और 1956 में इसने रिपोर्ट बना दी, और ये कानून बन गया 1 नवंबर 1956 को कि भाषा के आधार पर भी हमारे देश में नए राज्य बन सकते हैं, ठीक है। सरकार ने इनकी बात माननी पड़ी थी और बहुत सारी स्टेट फिर भारत में आई लैंग्वेज के आधार पर। जैसे गुजरात से, महाराष्ट्र से गुजरात निकला, हरियाणा, पंजाब अलग हुए, वो भी पंजाबी भाषा के आधार पर ही था, गुजराती मराठी के आधार पर, तमिल तेलुगु के नाम पर, ठीक है, इस तरह से। अब एक है हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब बताओ बच्चों ये क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मैंने होता है सत्ता का बंटवारा, ठीक है। विकेंद्रीकरण मैंने सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर सत्ता बहुत सारे हाथों में सौंप दी जाए। और ये डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। जितने भी सत्ता का बंटवारा होगा, जितना भी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगी, उतनी ही डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी होगी। तो हमारे देश में आपने पढ़ा 2 लेवल पे 2 टायर गवर्नमेंट तो आपने पढ़ ही ली, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे लेवल की और सरकार हमने 1993 में बनाई 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। जिसे क्या कहते हैं हम? लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट भी एक कमेटी थी हमारी, बलवंत राय कमेटी, 1957 में ये बनी थी बलवंत राय कमेटी। और उसने रिकमेंड किया था कि इस तरह से 3 टायर वाली गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए। और लोकल गवर्नमेंट के भी 3 टायर होने चाहिए। 3 टायर में क्या है? एक जिला परिषद है, एक ब्लॉक समिति है और नीचे विलेज पंचायत है। इनमें से बच्चों हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। अब की बार एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि मेयर जो है वो किस किस का हेड होता है, ठीक है। तो उसमें उत्तर आ रहा था उपरोक्त सभी, मतलब वो म्युनिसिपैलिटी का भी होता है, वो कॉरपोरेशन का भी होता है, मतलब वो एक नहीं होता, होते तो अलग अलग हैं लेकिन उनका बोला जाता है। म्युनिसिपैलिटी के हेड को भी मेयर बोला जाता है और कॉरपोरेशन को भी, जो नगर निगम होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं नगर निगम, उनके हेड को भी मेयर बोला जाता है। ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था। पिछली बार आया हुआ था कि ब्लॉक समिति के बारे में लिखना था। तो ब्लॉक समिति कुछ गांव की से जो एक समिति होती है उसमें चुने हुए लोग जाते हैं और जो जिला परिषद के अंडर काम करती है उस ब्लॉक के लिए, ओके। तो ये जो बीच का सत्र है ब्लॉक समिति वो है। तो 1992 में हमारे यहाँ जो है पंचायती राज सिस्टम हुआ। कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। 1992 में जब पंचायती राज एक्ट पास हुआ, पंचायती राज एक्ट
1993। इसकी कुछ विशेषताएं आएंगी 6 नंबर में। सबसे पहले तो इस एक्ट के द्वारा पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसकी क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है, ये मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसका मतलब ये है कि अब राज्य सरकारें अपनी इच्छा से ये नहीं देखेंगी कि उन्होंने अपने देश में, अपने राज्य में पंचायतें बनानी है या नहीं है। नहीं, उन पे कंपलसरी है कि आप पंचायतों का इलेक्शन करवाओगे 5 साल के बाद, और आपके यहाँ पंचायत तो ज़रूर होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, पहले राज्य सरकारों की इच्छा पे डिपेंड करता था कि आपके राज्य में पंचायतें होंगी या नहीं होंगी। दूसरी बात, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन है, वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को। 33% रिजर्वेशन का क्या मतलब, जितनी भी टोटल सीट है उन पर 33 महिलाएं चुनी जाएंगी। लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन्होंने कर रखा 50% महिलाओं की रिजर्वेशन। एक तीसरा प्रावधान ये है कि इसमें एससी और एसटी को भी रिजर्वेशन है। एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन है। कितना, जितनी उनकी वहाँ पॉपुलेशन है। मान लो एक गांव में 100 व्यक्ति हैं और वहाँ एससी 10 हैं, तो 10% जो है लोग हैं वहाँ। अगर 100 का 10 लोग हैं तो 10% लोग हैं, और उस पंचायत में 20 सीटें हैं, तो 20 की 10% कितनी हुई, 2 सीट वहाँ किसकी हैं, एसटी की हैं। मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पर ही पंचायतों में उनकी रिजर्वेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बताने के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। थैंक यू वेरी मच।